हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप पढ़ लिया था। उससे पहले हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और ये चैप्टर के बाद हम लोग प्रोसेस का थोड़ा सा वो पढ़ने के बाद हम लोग जर्नल शुरू कर देंगे, और आज रात तक हमारा जर्नल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले वो समझ लेते। तो ये चैप्टर में हम लोग सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके कन्वेंशंस पढ़ेंगे, जिसके वजह से हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे। तो अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें एज्यूम करके चलना पड़ता है वो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं GAAP। अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो ये GAAP का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। तो GAAP क्या होता है? GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। जो भी अकाउंट जहाँ भी बनाते हैं वर्ल्ड वाइड में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ रूल्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड रहता है, और वो स्टैंडर्ड क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हम लोग अकाउंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। समझे? तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ रूल्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग अकाउंट्स। ओके, तो इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, मतलब हर जगह पर एक ही रूल अप्लाई होगा और ये चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबल कैसे? फ्लेक्सिबल कैसे? ये उनके हिसाब से चेंज होगा। जैसे अगर आप कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन कहाँ चेंज होते हैं, जैसे कि आपके नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से चेंज होगा। कैसे फ्लेक्सिबल होगा ये? फ्लेक्सिबल ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और तीसरा क्या है? मैन मेड है, मतलब इसको इंसानों ने ही बनाया है। ये क्योंकि पहले से तो बन के आया नहीं है, इंसानों ने बहुत सालों तक के रिसर्च किया है, वो सब करके ही तो बनाया है। तो ये मैन मेड है। तो ये तीनों फीचर है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। फिर वाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हर जगह क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले ये रेलेवेंस है। रेलेवेंस मतलब ये रेलिवेंट और ये अकाउंट्स के रिलेटेड होता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव मतलब वो अपने गोल पे फोकस रहता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है। वो उनका गोल रहता है कि आपके अकाउंट्स में हेल्प करना। तो वो प्रिंसिपल आपको अकाउंट्स का निकालने में हेल्प करते हैं। फिजिबिलिटी मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, नो कॉम्प्लेक्सिटी। तो भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्ट अगर पूछे तो ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। फिर क्या है? प्रिंसिपल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइड हुए, पहला कॉन्सेप्ट में, दूसरा कन्वेंशन में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशंस, और दूसरा किस में डिवाइड हुए? कन्वेंशंस में। तो अब हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? वाइल मेकिंग अकाउंट्स वी हैव टू कीप सम कॉन्सेप्ट्स इन माइंड और एज्यूम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। मतलब अकाउंट्स बनाते वक्त हमको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चलनी है। सेल्फ एज्यूम्ड रहना है, हमको सेल्फ एज्यूम करके रहना है। तो क्या क्या है वो कॉन्सेप्ट? 11 ठोक कॉन्सेप्ट है। 11 ठोक कॉन्सेप्ट में से जो AS1 है, AS1 जब आप CA करोगे, आगे क्लासेस में जाओगे या फिर BCom के आगे सेमेस्टर्स में जाओगे, तो AS1 बोल के रहेगा। AS क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है। तो हमको वो सब पढ़ना नहीं है। तो AS1 जो रहता है, AS1 ने 3 अजम्पशंस बोले हैं, मतलब 3 अजम्पशंस उनके लिए मेन है, मतलब 3 कॉन्सेप्ट उनके लिए मेन है। तो 3 क्या क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट बोले हुए। तो पहले देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी शुड थिंक और एज्यूम टू नॉट क्लोज आवर बिजनेस, वी शुड एज्यूम दैट वी विल डू बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म। मतलब बिजनेस चलता रहेगा और हमारा कोई इरादा नहीं है उसको बंद करने का। मतलब हम बिजनेस करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि हम उसको जल्दी बंद नहीं करने वाले, ये सालों तक चलता जाएगा। ठीक। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? हमको ये एज्यूम करके चलना है कि पहले तो हम बहुत लंबे समय तक बिजनेस करेंगे, और दूसरा क्या? कंसिस्टेंट रहना है। मतलब एक मेथड लगाए है तो एक ही मेथड को पूरे साल भर फॉलो करना है, कोई दूसरा मेथड लगाना नहीं है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर आप इस साल, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के दो कई मेथड रहते। तो अगर आप इस साल SLM लगाए, दूसरे साल WDV लगाए हो, तो आप गड़बड़ हो जाएगा ना, अकाउंट्स में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे और पूरा रॉन्ग आ जाएगा ना आपका। तो इसलिए आपको हर साल एक ही मेथड लगाकर चलना है, कंसिस्टेंट रहना है वो मेथड पे। तीसरा क्या? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? when you made any transaction record it on the same day whether you receive the money or not। मतलब आप जैसे, अगर मैं
आज 200 रुपये का सामान बेचा हूँ उसको और वो पैसा मेरे को नहीं दिया, वो 2 दिन बाद मेरे को पैसा देगा, तो क्या मैं वो अकाउंट का ट्रांजेक्शन को 2 दिन बाद लिखूँगा कि नहीं ना, वो ट्रांजेक्शन को मैं आज ही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने सेल किया है। तो आपको पैसा मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने आज वो ट्रांजेक्शन बनाया तो उसको आज ही आप रिकॉर्ड कर लो। ठीक, फिर ये 3 तो AS1 के द्वारा ये 3 इम्पॉर्टेंट वाले, इसके अलावा जो और बाकी का है वो पढ़ते हैं। ठीक, चौथा कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस और ओनर को जैसे अपन एक समझ लेते हैं ना, वैसा नहीं है। अब जैसे अंबानी अलग है, जियो अलग है। अब मैं आपको बोलूँगा आपका जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्या आप अंबानी को गाली दोगे या नेटवर्क को गाली दोगे? तो वही तो, जियो कंपनी अलग है और अंबानी अलग है, ऐसा। तो ये कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। थ्योरी में ये सारे आ सकते हैं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सब नोट्स बनाकर चलना। बिना नोट्स बनाए आप अकाउंट्स नहीं कर सकते। मैं जितना जितना चीज़ें लिखा रहा हूँ, एक से एक चीज़ें आपको लिखना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट हमको बोलता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनीटरी टर्म्स में, मतलब पैसों में हुई हुई ट्रांजेक्शन को ही हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इधर पैसे का मैंने ड्राइंग बनाया। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हमारा साल शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर दूसरे साल के 31 मार्च तक के। जैसे इस साल का 1 अप्रैल 2025 है, अगले साल का 31 मार्च 2026 में एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो इस ईयर को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपने जब वो प्रोडक्ट को लिया था या बेचा था, तो आप उस कॉस्ट में उसको रिकॉर्ड करोगे। करंट मार्केट वैल्यू से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लिया था 200 रुपये में। ठीक, आज उसका मार्केट वैल्यू है 180 रुपये। मैंने कौन से पैसे में उसको रिकॉर्ड करूँगा? जो पैसे में मैं लिया था उस पैसे में रिकॉर्ड करूँगा ना। तो मैं तो 200 रुपये में लिया था, आज उसका भले ही मार्केट वैल्यू बढ़ा या कम हुआ, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसको कौन से चीज़ में रिकॉर्ड करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए? फिर और 8वां क्या आता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है हमको कि हर एक, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो सलमान खान का रेस 3 का डायलॉग था ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 पहलूस। तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। समझ गए? तो ये कौन बोलता है हमको? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट, नाम ही डुअल एस्पेक्ट है, मतलब दोनों एस्पेक्ट कवर कर रहा है। तो डेबिट भी है, क्रेडिट, मतलब अगर हम एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं तो उसका डेबिट साइड भी होना चाहिए, क्रेडिट साइड भी होना चाहिए। फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे कि हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमको पैसा मिल गया, चाहे हमारे गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ हो या ना हुआ हो। अब ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ हो या ना हुआ होगा, आप पूछेंगे मेरे को क्या? अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स को मैंने बेच दिया दुकानदार को, और दुकानदार ने मेरे को इसके 200 रुपये दे दिए। 200 रुपये दे दिए दुकानदार ने मेरे को इस बॉक्स के, लेकिन दुकानदार ये बॉक्स बोला मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ और आप ये बॉक्स को मैं कल लेकर आकर दे दूँगा। समझ गए? तो अपने को क्या, अपने को तो 200 रुपये मिल गए हैं। फिर ये बॉक्स को वो तब ले कब ले, बॉक्स अपने पास ही है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है लेकिन बॉक्स अपने पास ही अब तक के, तो मतलब हम इनडायरेक्टली ओनर है। तो 200 रुपये तो दे दिया है वो, तो वो बॉक्स ले ना ले हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू का साइन। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ ही गए रहेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जब भी कोई आदमी अकाउंट्स बना रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस का कोई पर्सन बना रहा हो या फिर आपका अकाउंटेंट वो अकाउंट्स बना रहा हो, तो उसको ना अपना पर्सनल बायस नहीं रखना चाहिए। पर्सनल बायस मतलब वो जो हकीकत है वो बताना चाहिए, और कुछ अपने मन के तरफ से, जैसे कई लोग पार्शियलिटी करते हैं ना, पार्शियल होकर
पर्सनल बायस दिखाकर अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर इतने थे कॉन्सेप्ट, 11 कॉन्सेप्ट थे, आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको नोट्स बनाना, ओन वर्ड्स में लिखना और इसको रिवाइज करना। फिर उसके बाद आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस आर द गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो भी गाइडलाइंस रहते हैं, जो कि जो एग्रीमेंट जो बना रहा है और जो एग्रीमेंट कर रहा है, ये दोनों के बीच में जो भी समझौता होता है, ये दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, वो उसमें जो गाइडलाइंस इस्तेमाल होते हैं उसको कन्वेंशंस बोलते हैं। तो सबसे पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ बताना, फुल डिस्क्लोजर मतलब सबका सब कुछ बताना, ठीक। तो ये गाइडलाइन हमको क्या बोलता है कि हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे या किसी को शो करेंगे तो हम उसको सब कुछ बताएंगे, कुछ भी चीज़ छुपाएंगे नहीं, छोटे से छोटा खर्चा सब कुछ अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो इसी का ही एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है पता है? मटेरियलिटी बोलता है कि जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे, है ना, सब चीज़ नहीं दिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे, ठीक। ये कौन बोलता है हमको? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, हाँ। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? द कन्वेंशन स्टेट दैट शो और रिकॉर्ड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया? अब मान लो हमको ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ठीक। हमारी कंपनी साल का कमाती है 100 करोड़, ठीक, 100 करोड़ कमाती है हमारी कंपनी साल का, ठीक। तो ये कंपनी को अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट करना है तो उसके दिन का खर्चा चाय का 100 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये चाय का खर्चा उसके दिन का, तो क्या वो दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दिखाएगी ना, जैसे डॉक्यूमेंट रहेगा, बड़े ट्रांजेक्शन रहेंगे वो। तो ये क्या बोलते हैं? शो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। समझ गए? फिर उसके बाद आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल तो आप सबको मालूम रहेगा, इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये बोलता है कि record all the anticipated expenses and losses but do not record any anticipated incomes or gain। मतलब अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा नुकसान होने वाला है या लॉस होने वाला है या खर्चा होने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर दो, लेकिन फ़ायदा होने वाला है उसको रिकॉर्ड मत करो। समझे? तो यही था हमारा चैप्टर। थैंक यू।